नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था को देखेंगे। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था मौजूद थी, उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था और फसलों के एक भाग को सरकार को दे दिया जाता था। लेकिन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। फिर भी जो है 1771 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कुछ बढ़े हुए दरों के साथ पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को ही जारी रखा। धीरे धीरे कंपनी के खर्च बढ़ने लगे। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने आर्थिक व्यय की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक धन कमाने के उद्देश्य से भारत में कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले इसने ठेकेदारी प्रथा को इंट्रोड्यूस किया, जिसको कि इजारेदारी प्रथा भी कहा जाता है। तो सबसे पहला चीज ठेकेदारी व्यवस्था, ठेकेदारी प्रथा, जिसको कि इजारेदारी प्रथा भी कहा जाता है। इसके तहत जो है वारेन हेस्टिंग इसको इंट्रोड्यूस किया था 1772 ईस्वी में और केवल ये बंगाल के लिए लागू किया गया था। इस पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य था वो भू राजस्व का अधिक से अधिक वसूल करना, भू राजस्व को। इसमें जो व्यवस्था की गई थी कि 5 वर्ष के लिए ठेके की व्यवस्था की गई थी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको भूमि का ठेका दिया जाता था। मतलब ये व्यवस्था 5 वर्ष के लिए, प्रत्येक 5 वर्ष पर ठेके की बहाली की जाती थी और ठेके बांटने के लिए कर्मचारी अलॉट किए जाते थे। इस व्यवस्था को के द्वारा जो है कंपनी को ज्यादा लाभ हालांकि हुआ नहीं और साथ ही साथ जो है राजस्व वसूली में भी अस्थिरता आ गई। जो ठेकेदारी प्रथा थी, ठेकेदार जो होते थे वो भूमि का अस्थायी स्वामित्व होता था उनके पास। इसीलिए वो चाहते थे कि अधिक से अधिक हम धन कमा लें, अधिक से अधिक लगान वसूल कर लें। भूमि सुधार की ओर उनकी कोई रुचि नहीं थी। ठेकेदार जो है किसान का उत्पीड़न करते थे, अधिक से अधिक लगान वसूल करना चाहते थे उनसे। तो इससे किसान पर भी जो है आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ने लगा। तो किसी के लिए यह फायदेमंद होने की स्थिति नहीं थी, ना ही यह ब्रिटिश सरकार के लिए, ना ही यह ठेकेदारों के लिए और ना ही किसानों के लिए। तो इस व्यवस्था के दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण इसको जो है कृषि का की भी अवनति होने लगी। तो इसलिए अंग्रेज सरकार ने एक नई व्यवस्था की ओर सोचना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ अस्थाई बंदोबस्ती, जिसको कि इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है या इसको जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। तो इसके बाद आती है अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती में क्या हुआ? देखिए 1786 ईस्वी में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे, उस समय कंपनी का जो राजस्व व्यवस्था था वो काफी अस्त व्यस्त था। प्रतिवर्ष जो है ठेके की व्यवस्था के कारण से राजस्व वसूली में तो अस्थिरता आई ही और इसके दोष के कारण जो है कंपनी कंपनी का जो टैक्सेशन प्रणाली था वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। तो जैसे ही कॉर्नवालिस यहाँ पर आए तो कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो सबसे पहले उनको आदेश दिए कि सबसे पहले आप लगान व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। वार्षिक ठेका का जो व्यवस्था है, इसके कारण से जो दोष उत्पन्न हुआ है उसको आप अस्थाई समझौता के रूप में आप कुछ कीजिए, कुछ लाइए। जमींदार के साथ में अस्थाई समझौता कीजिए या किसान के साथ में जमींदार आप अस्थाई समझौता कीजिए। यही आदेश जो है अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था का मुख्य आधार बना और अस्थाई बंदोबस्ती का जो अस्थाई समझौता जो था और लगान व्यवस्था के संदर्भ में कुछ समस्या हालांकि आई, जैसे कि समझौता किसके साथ किया जाए, किसानों के साथ किया जाए अथवा जमींदार के साथ किया जाए, पैदावार जितना हो रहा है उसका कितना भाग लगान के रूप में लिया जाए, और अगर समझौता होता है तो वो सीमित अवधि के लिए हो कि अस्थायी तौर पे हो। तो सभी अंग्रेज अफसर जो हैं वो एक जगह बैठते हैं। प्रधानमंत्री पिट्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सभापति थे डंडास उस समय में, कंपनी के डायरेक्टर्स बैठते हैं, जो एक्सपर्ट थे जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट हो गए, ये बैठे। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस बैठे। वे आपसी सहमति के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 10 वर्ष के लिए अभी समझौता कर लो जमींदार के साथ। उन्होंने 1790 ईस्वी में जमींदार के साथ 10 वर्ष का समझौता कर लिया। जब देखा कि बाद में व्यवस्था ठीक ठाक है, अच्छा कमाई हो रहा है, तो 1793 ईस्वी में जो है उसको अस्थायी कर दिया। तो मूल रूप से देखें तो 1790 में यह समझौता किया गया था, लेकिन 1793 में इसको स्थायी किया गया।
और किसके साथ समझौता किया गया? तो जमींदार के साथ समझौता किया गया। 10 वर्ष के लिए शुरुआत में किया गया था, बाद में इसको अस्थायी बना दिया गया। इस व्यवस्था को कहां के लिए लागू किया गया? इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी का जो बनारस क्षेत्र है उसको और उत्तरी कर्नाटक में यह लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र और यूपी का जो सीमित क्षेत्र था बनारस वाला सेक्शन और उत्तरी कर्नाटक वाला भाग में यह व्यवस्था को लागू किया गया था। करीब करीब अगर आकलन लगाएं तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग इसमें शामिल था। बाद में देखेंगे 19% स्थायी बंदोबस्ती किया गया, 51% रैयतवाड़ी व्यवस्था किया गया, बाद में महलवाड़ी व्यवस्था आएगी, वो भी जो है शेष बचे क्षेत्र पर महलवाड़ी व्यवस्था की जाएगी। अस्थायी बंदोबस्ती के कुछ कुछ जो विशेषता है उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला चीज, जमींदार जो है वो भूमि का अस्थायी मालिक बन गया, उसको जो है पैतृक अधिकार प्राप्त हो गया, स्थानांतरण भूमि जो है हस्तांतरणीय हो गया, मतलब भूमि को वे बेच सकते थे। तो मतलब अगर हम लोग विशेषता की बात करें, विशेषता विशेषता तो सबसे पहला चीज हो गया कि जमींदार जो है, जमींदार को मालिकाना हक हो गया, जमींदार जो है वो मालिक बन गया जमीन का। उसके बाद किसान की स्थिति केवल रैयत वाली हो गई, मतलब भूमि पर से जो उसका अधिकार था, भूमि संबंधी अधिकार था, वो छीन लिए गए। किसान और सरकार का प्रत्यक्ष संपर्क समाप्त हो गया। जमींदार से जो है एक तरह से ये तो लगान जो है हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। पहले तो 10 वर्ष के लिए किया गया था, बाद में जो है हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। जब कितना कितना लगान के रूप में कितना भाग लिया गया, तो देखिए यहाँ समझने वाला चीज है कि जैसे कि एक जमीन का टुकड़ा है, मान के चलिए इसमें इतने भाग पर खेती होती है, लेकिन ये भाग जो है जंगल है और इस जंगल वाले भाग को काउंट नहीं किया जाता है टैक्सेशन में। अस्थायी बंदोबस्ती के दौरान, अस्थायी बंदोबस्ती के दौरान केवल इस भाग पर टैक्स लगेगा, लेकिन बाद में जब जमींदार देखा कि ये जो पूरा भाग है वो मेरा ही हो गया है, तो उसने क्या किया कि इस क्षेत्र के जो जंगल थे उसको कटवा करके जमीन के रूप में तैयार कर दिया। तो अब अंग्रेज के पास तो डेटा है कि मेरे पास हमने इतना ही भाग पर समझौता किया है। अगर मान के चलिए इसमें से 11 रुपए टैक्स के रूप में आ रहे हैं, तो 1 रुपए जमींदार खुद रखकर 10 रुपए सरकार के पास पहुंचा देता था। और बाद में जब इन जमीन को साफ करके फिर से खेती योग्य बना दिया गया, तो इसमें से जो पैसा आया वो अधिशेष उत्पादन सब जमींदार का हो गया। तो मतलब हम लोग कह लें कि कंपनी को केवल जो है 10/11 भाग कंपनी को 10/11 भाग दिया जाता था, करीब करीब 89%। और जो किसान था वो अपने पास में 1/11 भाग रखते थे, मतलब 11% के करीब में स्वयं रखते थे। और जो रकम से अधिक वसूल किया गया, अधिशेष उत्पादन किया गया, उस पर जो जमींदार का अधिकार होता था। यदि कोई जमींदार तय तारीख तक भू राजस्व को नहीं चुका पाता है तो उसकी जमींदारी नीलाम की जाती थी। यही केवल एक नेगेटिव पॉइंट था जमींदार के साथ कि आपको तय समय सीमा के अंतर्गत आपको जो जो तय लगान है उसको पहुंचा देना है। तो मतलब मोटा मोटी यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव फेवर में गया जमींदार के। अब अस्थायी बंदोबस्ती को लागू करने के पीछे जो अंग्रेजों का मुख्य सोच था वो क्या था? वो पहला सोच तो कंपनी के आय में वृद्धि करना और इस आय को अस्थायी बनाना। दूसरा चीज था कि भारत में जमींदार के रूप में एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजी साम्राज्य को सामाजिक आधार प्रदान कर सके और कंपनी का जो लूट खसोट है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त करके संतुष्ट हो जाए। चूंकि जो है कृषि का विस्तार का लाभ जमींदार को ही मिलना था, इसीलिए कॉर्नवालिस की ये सोच थी कि जमींदार जो है प्रगतिशील होंगे और खेती का विकास करेंगे, कृषि का विकास करेंगे और भूमि पर ध्यान देंगे। और भूमि को क्रय विक्रय योग्य भी बना दिया गया था, तो जमींदार जो है जमींदारी की भी खरीद बिक्री हो सकती थी। इसलिए जो है जो नगरीय क्षेत्र में जो व्यापारी वर्ग थे, जो साहूकार वर्ग थे जिनके पास पैसा था, वे जमींदारी खरीदने के लिए गांव की ओर आए, जिससे कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। हम लोग अस्थायी बंदोबस्ती के लाभ को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जैसे कि जमींदारों को क्या लाभ हुआ, किसानों को या सरकार को क्या लाभ हुआ। हालांकि किसान को तो कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। तो हम लोग लाभ को देखें तो सबसे पहले हम लोग लाभ देखते हैं कि जमींदार को क्या लाभ हुआ, जमींदारों को क्या लाभ हुआ। तो अगर इस व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ किसी को हुआ तो वो जमींदार को ही हुआ। वे अस्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए।
और लगान का एक निश्चित रकम सरकार को देने के बाद काफी बड़ी धनराशि जमींदारों के पास प्राप्त होने लगी। जमींदार जो है वो अत्यधिक समृद्ध हो गए, मोटे ताजे हो गए। बहुत से गांव के जमींदार जो है वो गांव को छोड़ करके शहर की ओर जाकर के बस गए, बड़े बड़े विला में रहने लगे, शहरों में रहने लगे। अपने प्यादों को यहाँ छोड़ देते थे टैक्स वसूल करके उसको पहुंचाने के लिए, और खूब रईसी के साथ जिंदगी बिताने लगे। सरकार को सरकार को क्या लाभ हुआ? सरकार को सबसे पहला चीज जो प्राप्त हुआ वो जमींदार के रूप में एक ऐसा वर्ग प्राप्त हुआ जो हर एक परिस्थिति में सरकार का साथ देने के लिए तैयार थी, और इस वर्ग ने अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान किया। बाद में हम लोग अगर देखें तो यही जमींदार वर्ग हैं जो सरकार के विरुद्ध अगर कहीं पर विद्रोह हुआ तो उसको दबाने में सरकार की बहुत मदद की। सरकार की का एक और फायदा हम लोग देखे ही कि अत्यधिक आय में वृद्धि हो गई। साथ ही साथ यह आय जो है वो निश्चित हो गया। अब तो निश्चित हो गया तो बजट तैयार कर सकते थे वे आसानी के साथ कि कितना जो है महारानी के मुकुट पर सजाना है और कितना जो है अपने पॉकेट में रखना है, कितना भारत में प्रशासन में खर्च करना है, मतलब अपना बजट तैयार हुए कर सकते थे आसानी से। प्रति वर्ष राजस्व की दर तय करने के लिए जो ठेकेदारी व्यवस्था था उसमें लोग रखने पड़ते थे। प्रत्येक वर्ष ठेका बांटना है, तो इस झंझट से भी मुक्ति मिल गई। मतलब कंपनी का जो कर्मचारी थे, अब वो लगान व्यवस्था से मुक्ति मिल गई उनको, और कंपनी के व्यापार की ओर वे ध्यान दे पाए। अन्य कुछ लाभ देख लें, जैसे कि राजस्व में वृद्धि की जो संभावना के कारण से जो जमींदार ने जो कृषि में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। ये संभावना थी कि अगर भूमि को साफ कर दिया जाए, अगर खेती योग्य बना दिया जाए, तो संभावना है कि आय में वृद्धि हो सकती है। तो उन्होंने खेती की तरफ अपना ध्यान दिया, इससे कि भूमि का सुधार हुआ। कृषि में उन्नति होने के कारण से और जमींदार वर्ग के पास में मोटा पैसा जमा होने के कारण से व्यापार और उद्योग में उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जिससे कि व्यापार और उद्योग की प्रगति हुई, और अंततः इस आर्थिक संपन्नता का लाभ जो है सरकार को ही प्राप्त हुआ। नगद जो है वो लगान जो है वो नगद देने की व्यवस्था की गई, जिसके कारण से जो है कृषि में वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिला। हानि, कुछ हानि को भी हम लोग हानि जो सबसे बड़ा हानि हुआ है तो वो तो किसानों को हुआ है। अगर हम लोग कह लें कि इस व्यवस्था से सबसे अधिक अगर हानि किसी को हुई तो किसानों को हुई। भूमि संबंधी अधिकार उनके छीन लिए गए, वे केवल एक खेतीहर मजदूर बनकर रह गए, और जमींदार का भी जो है अत्याचार और शोषण का सामना उनको करना पड़ता था। अब आइए मतलब हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे कि मान चलिए कि शोले पिक्चर में जो है ठाकुर टाइप जो जमींदार थे, जो राजस्व वसूली में उदार रहते थे, और भू राजस्व का जो ऊंचा दर था, तो वैसे उदार लोग जिसके पास गए, सेठ जी अब इस बार नहीं हो पाया उत्पादन मेरा, तो उसको बोला अच्छा ठीक है जाओ। तो भू राजस्व की तो दर ऊंची थी, तो सरकार को समय पर अगर टैक्स वो जमा नहीं कर पाए, लगान जमा नहीं कर पाए, तो बेरहमी के साथ उनको जो बेदखल कर दिया गया, मतलब उनकी जमींदारी नीलाम कर दी गई। जो क्रूर जमींदार थे, चाबुक वाला जमींदार थे, उनको उनका जो जीवन था वो विलासितापूर्ण हो गया। यानी कि एक तरह से कहिए तो सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। अस्थाई बंदोबस्ती के कारण से जो है, अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था से जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को भी नुकसान पहुंचा। क्या नुकसान पहुंचा? तो जमींदार जो उनका जो वर्ग तैयार हुआ था वो खुलकर अंग्रेज भक्ति दिखाने लगे। कई अवसर पर उन्होंने जो है राष्ट्रवादियों के विरुद्ध जाकर के सरकार की मदद की। इस व्यवस्था से किसान का जो हालत था, किसान तो दिन ब दिन गरीब होते ही चले गए, और सरकार और जमींदार के विरुद्ध जो है उनका असंतोष बढ़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस समय में कई किसान आंदोलन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का हानि ही कहा जाएगा। सरकार को क्या हानि हुई? सरकार को यह हानि हुई कि कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुआ, उसका जो अधिशेष आय प्राप्त हुआ, सरकार को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हम लोग बात किए थे कि अगर मान चले कि जमीन को इतना भाग ही लगान फिक्स हुआ है, इस भाग को जमींदार ने तैयार किया, इस भाग का तो 11 रुपए में 10 रुपए सरकार को मिल रहा है, लेकिन यहां से जो 500 रुपए प्राप्त हुआ
उसका एक फूटी कौड़ी सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। जमींदार मोटाते गए। तो सरकार ने सोचा कि जमींदार के पास अधिशेष जमा होते जा रहा है और हम लोग बेवकूफ बन गए। तो सही बात है कि अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था में जो है सरकार अंत में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उत्पादन में जो वृद्धि हुआ उसका लाभ केवल जमींदारों को ही प्राप्त होते रहा। एक और व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्ती के कारण से उत्पन्न हुआ, अनुपस्थित जमींदार प्रथा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, अनुपस्थित अनुपस्थित जमींदार, अनुपस्थित जमींदार प्रथा। देखिए इसमें जो है जमींदार का जो है जमींदारी की जो नीलामी होती थी, उसमें सभी जो पुराने जमींदार थे वे उतना बोली नहीं लगा पाए। तो अधिकांशतः जो है नए जमींदार के हाथ में भूमि चली गई। और नए जमींदार जो थे वो बनिया व्यापारी वर्ग थे। इनका गांव के किसान से कोई लगाव नहीं, कोई लेना देना नहीं था। यही वर्ग अनुपस्थित जमींदार वर्ग कहलाए। तो अनुपस्थित जमींदार प्रथा के कारण गांव में जो मुद्रा का प्रसार, गांव का जो धन संपत्ति था वो शहरों की ओर पलायन प्रारंभ हो गया। तो मतलब गांव में गरीबी आ गई, गांव का विकास अवरुद्ध हो गया। देखिए इस व्यवस्था में अधिक और निश्चित लाभ प्राप्त करने के आशा से नगदी फसल लगाने लगे लोग, कि मान के चलिए कि कैश क्रॉप लगाने लगे, ताकि उनको जो है लगान जो जमा करना था वो कैश में जमा करना था। तो कैश क्रॉप लगाने लगे। परिणामतः ये हुआ कि मोटा अनाज और जो खेती खाने का जो अनाज है वो उसकी खेती कम हो गई। दुष्परिणामतः भारत में उस समय में आपको मानव जनित अकाल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अस्थायी बंदोबस्ती से सर्वाधिक लाभ जो है जमींदार वर्ग को हुआ। सरकार के लिए जो यह व्यवस्था था वह कुछ समय के लिए लाभप्रद रहा, लेकिन इससे जो दीर्घकालिक लाभ उसे प्राप्त नहीं हुआ। किसानों की दुर्दशा बहुत खराब थी। कुछ विद्वान जैसे कि होम्स जैसे विद्वान हैं, उन्होंने अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था को एक दुखद भूल बताया था। यही कारण था कि कुछ स्थानों के अलावा अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बाद में कंटिन्यू नहीं किया और स्वतंत्रता के बाद तो इस व्यवस्था को समाप्त ही कर दिया गया। मतलब ये थी अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था। इससे सीख लेते हुए, इससे प्रेरणा लेते हुए जो अगली व्यवस्था आई, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो हम लोग अगला देखें, रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्ती का जो भी लूप होल्स था ब्रिटिश सरकार ने उसको महसूस किया और उन दोषों से प्रेरणा लेकर के ब्रिटिश सरकार ने, जो उस समय में तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था के जगह पर एक नई मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में एक नई भू राजस्व पद्धति को अपनाया था, जो कि रिप्लेस किया अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था को। उस समय में जो मद्रास के गवर्नर थे थॉमस मुनरो, तो थॉमस मुनरो को क्रेडिट जाता है क्योंकि 1820 ईस्वी में उन्होंने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। शुरुआत में मद्रास, बम्बई और असम के कुछ सीमित क्षेत्र के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था को लागू करने में जो है एक और व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वह थे बम्बई के तत्कालीन गवर्नर थे एल्फिस्टन। तो एल्फिस्टन की महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयत मतलब होता है किसान, और किसानों के साथ में ये समझौता किया गया था। किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था, भूमि का मालिक स्वीकार किया गया था। उसे अपने भूमि को गिरवी रखने, बेचने की अनुमति दी गई। मतलब उसको जो है मालिकाना हक रैयतों को दिया गया, किसानों को दिया गया। लेकिन शर्त यह थी कि उसको समय समय पर लगान चुकाना है। हालांकि लगान की दर ऊंची थी, लेकिन स्वतंत्रता इसमें पूरी थी जमींदारी प्रथा के तुलना में। मतलब अगर आप लगान नहीं चुका पाते हैं तो केवल उस स्थिति में आपको अपने भूमि से वंचित किया जा सकता है, बेदखल किया जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्ती नहीं की गई थी, बल्कि जो है 30 वर्ष के लिए लगान को फिक्स किया गया था और 30 वर्ष के बाद फिर इस लगान का पुनर्निर्धारण होता। मतलब करीब करीब 33% के करीब में शुरुआत में टैक्स लगाया गया था। अगर हम लोग इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का कारण और उद्देश्य देखें, कारण कह लें, तो सबसे पहला जो कारण था वो था कि ब्रिटेन में उस समय में औद्योगिक क्रांति आ गई। औद्योगिक क्रांति के कारण से जो वस्तु का निर्माण था, वो फैक्ट्री जो है वस्तु उगलने लगी। उसके लिए एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता थी।
लेकिन अस्थाई बंदोबस्ती में व्यवस्था में क्या था? अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था में धन जो है केवल जमींदार के पास एकत्रित हो रहा था। जो बहुसंख्यक किसान वर्ग थे वे कंगाल हो गए। अब मान के चलिए कि जमींदार है वो कितना शर्ट पहनेगा, कितना पैंट पहनेगा, एक सीमित मात्रा में। लेकिन जो बहुसंख्यक किसान वर्ग थे, जो उसका माल खरीदता, जो उस औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न वस्तु खरीदता, वह उनके पास तो पैसा ही नहीं है। ऐसे में धन के विकेंद्रीकरण की जरूरत उस समय में महसूस हुई। इस कारण से भारत में जो भारत का जो शेष भाग था लगभग 51% उस पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। दूसरा जो कारण था वो अस्थाई बंदोबस्ती में सरकार को जो है लगान का राशि मतलब लगान का राशि अगर चुका दिया जमींदार और जमींदार अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया तो जो अधिशेष बच जाता था उस पर जमींदार का अधिकार होता था, जमींदार उसको हड़प लेता था। तो एक उस समय में ऑफिसर था रिकॉर्डो, तो रिकॉर्डो ने इस चीज को रिकॉर्ड किया और सरकार को सलाह दिया कि आप जो उत्पादक और सरकार के बीच में जो ये जमींदार नाम का बिचौलिया है इसको हटा दीजिए और उत्पादन अधिशेष जो बचता है उसको जमीन के किराए के रूप में सरकार के पास पहुंचा दीजिए। तो मतलब किसानों को भी नहीं छोड़ा गया अधिशेष उत्पादन, ये रिकॉर्ड किया और जमींदार को बीच से हटाइए और वो जो पैसा जमींदार ले रहा है वो पैसा आप अपने पास लाइए। देखिए अन्य कारण क्या था? दक्षिण भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो विविधतापूर्ण है और वहां पर जो है एक तरह से कहिए तो एक बड़ा सा लैंड कहिए या एक बड़ा सा भूमि किसी के पास नहीं रह सकता था। तो मतलब भूमि का जो किस्म था, फसल का जो किस्म था वो अलग अलग प्रकार का था और पूर्व से कोई जमींदारी प्रथा वहां पर थी नहीं। ऐसे में यहाँ पर कह लीजिए तो ग्रामीण समुदाय जो है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए यहाँ पर जो रैयतवाड़ी व्यवस्था को ही लागू किया जा सकता था और कोई व्यवस्था यहाँ पर फिट नहीं बैठती। हम लोग अब विशेषता को चर्चा करते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता को चर्चा करते हैं। सबसे पहला विशेषता कि समझौता किसके साथ किया गया? किसानों के साथ। किसानों को जो है भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया, भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया। साथ ही साथ जो है अलग अलग रैयतों से अलग अलग समझौता किया गया। भू राजस्व का जो निर्धारण किया गया, देखिए यहाँ पर एक चीज काफी नोट करने वाला है कि जो अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था थी उसमें जमींदार वर्ग जो थे वो किसानों से उनके उत्पादन के आधार पर समझौता किया था। लेकिन जो सरकार थी बीच में जमींदार आ गया, यहाँ किसान है और यहाँ पर सरकार। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि जो वास्तविक उपज था उसके आधार पर नहीं करके क्षेत्रफल के आधार पर लगान फिक्स किया गया था। जमीन अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था में क्या था कि उत्पादन के आधार पर किया गया था। मान के चलिए यहाँ फिक्स कर दिया गया, यहाँ पर जो है 50 केजी चावल उपज होता है तो 50 केजी का 11% टैक्स फिक्स कर दिया गया। उस 11% में से 10/11% सरकार को पहुंचा दिया गया, 1/11% जमींदार ले लिया। लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं था, यहाँ पर यह था कि आप इतना बड़ा जमीन है तो चाहे पैदावार हो ना हो, बंजर हो, खूब उपजाऊ हो, इतना बड़ा जमीन है तो इतना टैक्स लगेगा, 50 रुपए टैक्स लगेगा। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की खूबी थी, मतलब वास्तविक उपज पर टैक्स ना लेकर के भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स लिया जाता था। अच्छा, समय पर लगान अगर नहीं जमा करेंगे तो उसमें भी बेदखली का व्यवस्था था, इसमें बेदखली का व्यवस्था है। 30 वर्ष के लिए लगान को फिक्स किया गया था, प्रमुख विशेषता हो गई। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी उससे सरकार के आय में वृद्धि हुई, लेकिन किसानों को, रैयतों को यह समझ में आ गया कि जो अस्थाई बंदोबस्ती थी उसमें कई सारे जमींदार मिलकर कई सारे किसानों का शोषण कर रहे थे और रैयतों का शोषण कर रहे थे। ऊपर जो है वो सरकार थी, लेकिन यहां पर से ये बिचौलिया वर्ग हट गए और सरकार ही जो है सबसे बड़ा शोषण करता हो गया। मतलब कह लीजिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक तरह से कहिए तो ये किसानों को समझ में ये आ गया कि कई जमींदारों के जगह पर एक दानवाकार जमींदार पैदा ले लिया जो ब्रिटिश सरकार के रूप में हुआ। तो मतलब उन्हें समझ में आ गया कि हम लोग जो है केवल सरकार के केवल बटाईदार मात्र हैं। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था का हम लोग प्रभाव कुछ देख लेते हैं कि इनका इसका प्रभाव क्या पड़ा। कुछ सकारात्मक प्रभाव है और कुछ नकारात्मक भी प्रभाव है।
उस सकारात्मक प्रभाव को अगर देखें तो इस व्यवस्था में सैद्धांतिक रूप से रैयतों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किसानों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सरकार और रैयत के बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। पहले क्या था कि बिचौलिया बीच में जमींदार था, जमींदार से सरकार को मतलब था, जमींदार खुश है तो सरकार खुश है। लेकिन अभी जो है कि रैयतों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गए, तो सरकार के लिए मजबूरी हो गई कि रैयत एक साथ कई रैयत कई किसान असंतुष्ट ना हो। मतलब एक तरह से कहिए तो आर्थिक लाभ इस समय में आर्थिक लाभ किसान रैयतों को भी मिलता रहे, तब उसके एवज में सरकार लाभान्वित होगा, इसका सरकार ध्यान रखती थी। अगला जो सकारात्मक प्रभाव था कि आर्थिक लाभ अधिक व्यक्तियों में बटा, तो इससे इसको जो औद्योगिक क्रांति से उत्पादित वस्तु था उसको खपाने के लिए एक विस्तृत बाजार जो है तैयार हो गया। मतलब अधिक लोगों के पास में पैसा हो गया। कुछ नकारात्मक प्रभाव थे वो देखें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में सर्वाधिक जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा वो कृषि पर पड़ा और कृषकों पर पड़ा। मतलब किसानों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो है इस व्यवस्था में भू राजस्व की दर जो है सामान्य से काफी अधिक थी, 33% टू 55% के बीच थी। भू राजस्व का जो निर्धारण था वो क्षेत्रफल के आधार पर होना था। तो क्षेत्रफल के आधार पर होने से क्या हुआ कि कम उपजाऊ और बंजर जमीन भी अगर है तो उसके लिए भी टैक्स चुकाना है। प्राकृतिक आपदा आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया या फसल को किसी कारण से नष्ट हो गया, फिर भी किसानों को पूरा पैसा चुकाना पड़ता था, पूरा लगान चुकाना पड़ता था। तो मतलब भू राजस्व का दर भी अधिक और आपदा के कारण से अगर किसानों को जो है हानि हो गया तो फिर भी टैक्स चुकाना पड़ता था। इससे क्या हुआ कि किसान जो है साहूकार वगैरह का से कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए और साहूकार जो है उसके चंगुल में फंस गए। अपना जो जमीन था उसको गिरवी रख देते थे और उस जमीन के एवज में उनको जो है पैसा मिलता था। किसी तरह से कहिए तो जमींदारों के बाद में वो वे चुका नहीं पाए तो जमींदार के हाथ में फंस गए, उनकी जमीन उनका भूमि भी चला गया। तो महाजनी प्रथा या कहिए साहूकारी प्रथा, तो महाजनी प्रथा या साहूकारी प्रथा का जो सर्वाधिक विकास हुआ इसी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ। किसानों का एक तरह से शोषण वो जारी ही रहा। जैसे अस्थाई बंदोबस्ती में हम लोग देखे थे, तो अस्थाई बंदोबस्ती में ये था कि जमींदार वर्ग शोषण करते थे, इस यहाँ पर जो है सरकार भी शोषण करता हो गया और साहूकार महाजन प्रथा भी आ गया तो और शोषण स्टार्ट हो गया। अच्छा, कई जमींदार का जगह जो है एक दानवाकार जमींदार के रूप में राज्य ही ले लिया, तो मतलब जो ब्रिटिश सरकार था वही सबसे बड़का जमींदार हो गया और किसान का जो लगान वसूली करने आते थे कर्मचारी, वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, तो ये भी एक नकारात्मक पहलू था। सबसे बड़ा जो नकारात्मक पहलू था वो था कमियोटी प्रथा। देखिए कमियोटी प्रथा, जिसको कि आप बंधुआ मजदूरी कहते हैं, बंधुआ मजदूरी। देखिए किसान को जो है लगान चुकाने के लिए साहूकारों से के पास अपनी जमीन रखनी पड़ती थी, तो साहूकार बोलते थे ये तो मूल हुआ, अब सूद कौन देगा, तो सूद के रूप में तुम मेरे यहाँ काम करो, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, उसका तुम्हारा पोता। इस तरह से कहिए तो बंधुआ मजदूरी का जन्म होता है, जो साहूकार के जो किसान जो था वो साहूकार का दास बन गया। सरकार, एक नकारात्मक पहलू और है कि सरकार जब चाहती लगान को बढ़ा सकती थी, मतलब अस्थाई व्यवस्था जैसा कोई चीज नहीं था। अगर अस्थाई बंदोबस्ती में जमींदार को नहीं लाया जाता और रैयत को से किया जाता अस्थाई बंदोबस्ती, तो वो किसानों के लिए ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन रैयत अस्थाई बंदोबस्ती का दुष्परिणाम देख चुकी थी ब्रिटिश सरकार, इसी कारण से उसने अस्थाई कुछ भी नहीं किया, 30 साल के लिए फिक्स किया सब कुछ और किसानों को जो है हमेशा अनिश्चितता का भय अनिश्चितता का भय लगा हो रहता था कि कब सरकार जो है लगान की दर को बढ़ा देगी। तो मतलब इस व्यवस्था में राज्य यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य ही जो है सबसे बड़ा शोषण करता था। तो इस प्रकार हम लोग कहें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को थोड़ी स्वतंत्रता अवश्य मिली थी जमींदारी प्रथा की तुलना में, लेकिन और उन्हें जो है जमींदारों के शोषण से जो है मुक्ति मिली थी। लेकिन इस व्यवस्था में राज्य ही सबसे बड़ा शोषणकर्ता हो गया। इससे किसानों का निर्धनीकरण, ग्रामीण व्यवस्था का ऋणग्रस्तता और महाजनी प्रथा, कम्योटी प्रथा, कृषि दासता और उत्पादन में कमी, ये सब नकारात्मक प्रभाव पड़े।
आरसी दत्त एक विद्वान हुए, मतलब जो भारत सरकार की ओर से जो है इतिहास लेखन का कार्य हुआ था, तो आरसी दत्त उसमें से एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है एक तरह से कहिए तो कंपनी का रैयतों पर जकड़ा हुआ स्वरूप के रूप में बताया है। ये उसी प्रकार का स्वरूप है, कुछ कह लीजिए क्योंकि जैसे गुलामों के ऊपर मालिक का रहता है, उसी प्रकार का स्वरूप आरसी दत्त ने इसको बताया। अब आते हैं अगले व्यवस्था की तरफ, देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। तो व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था, देखिए महाल का मतलब होता है गांव, और इस व्यवस्था में भूमि कर जो है किसानों पर व्यक्तिगत रूप से नहीं लगा करके संयुक्त रूप से गांव पर, या गांव जिसे महाल कहा जाता है, उस पर लगाया जाता था। भूमि पर जो मालिकाना हक होता था वो ग्राम सभा का होता था, यानी कि एक तरह से कहिए तो ग्राम सभा में जो बॉडी ऑफ को शेयर्स था, मतलब प्रतिभागियों का जो समूह था या भागीदारों का जो समूह था, उसको जो है सम्मिलित रूप से टैक्स देना होता था। मतलब कह लें कि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व का जो बंदोबस्त था वो गांव के साथ किया गया था। गांव का जो जमींदार होता था, या फिर मान के लिए उस समय में जो मुखिया जी हुए, वे उनको जो है, या अपने आप को सो कॉल्ड महाल का प्रमुख होने का दावा कर रहा है, तो उसको जो है पूरे गांव का भार दे दिया जाता था कि तुम जो है सबसे जमा करो और सरकार को दो। तो कह लेगा कि सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो पूरा गांव जो था जिसे महाल कहा जाता था, वो व्यवहारिक रूप से महाल में भूमि बटा हुआ था, विभाजित था। लेकिन लगान के समय में महाल के प्रमुख के पास में टैक्स जमा करना होता था, और महाल प्रमुख जो है लगान को सरकार के पास जमा कर देते थे। जो मुखिया होता था, जो महाल का प्रमुख होता था, उसको एक अधिकार दिया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि तुम जो है लगान जो नहीं जमा करता है, उस किसान को उस भूमि से तुम बेदखल कर सकते हो। मतलब जमींदारी प्रथा से थोड़ा सा अलग था। जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्ती में क्या था कि जमींदार को मालिकाना हक दे दिया गया था, लेकिन इसमें मालिकाना हक नहीं दिया गया था, बल्कि देख रेख के लिए केयर टेकर बनाया गया था। केवल एक चीज था, बेदखल करने का अधिकार था। तो जाहिर सी बात है, बेदखल करने का अधिकार है तो ये बहुत बड़ा राइट होता है। इस व्यवस्था में लगान का जो निर्धारण था वो संपूर्ण गांव से का जो उत्पादन था, उसका जो 10 साल का रिकॉर्ड था, उस आधार पर किया गया था। और टैक्स का दर तो सबसे ज्यादा था, 30 वर्ष के लगान का निर्धारण किया गया था। तो हम लोग जो है इसके कुछ दोषों को देख लें। इसके दोष को अगर देखें तो सबसे पहला जो दोष था वो था कि महाल का जो मुखिया होता था, जो प्रधान होता था, उसको अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया, और किसान को जो भूमि से बेदखल करने का जो शक्ति उसको दे दिया गया। इससे उसकी स्थिति जो है उसी प्रकार की हो गई जिस पर एक जमींदार की थी। मतलब जमींदार की तरह ही वो बिहेव करने लगा। किसान का जो प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार के साथ में, वो भी समाप्त हो गया। तो अब जो है कह लीजिए तो केवल महाल प्रमुख को लोग जानता था, और महाल प्रमुख से सरकार संबंध रखता था। लगान का दर हम लोग बताए कि सबसे ज्यादा इसी में, मतलब लगभग 66%। समझ सकते हैं, 100 रुपए आप खेत से कमाए तो आप 66 रुपए आप जो है टैक्स के रूप में भरिए। इससे क्या हुआ, किसानों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ गया, जिससे कि उनका जो है शोषण चक्र बढ़ता ही गया। फिर से वही स्थिति आ गई, साहूकार से ऋण लेने वाली स्थिति। अच्छा, कंपनी के लिए ये घाटा की ही स्थिति थी। क्यों घाटा की स्थिति थी? क्योंकि लगान का जो 66% था वो उस तक नहीं पहुंचता था, क्योंकि फिक्स नहीं था लगान, अनिश्चितता का माहौल था। और इस अनिश्चितता का लाभ उठा करके कंपनी के जो अधिकारी थे वे अपने जेब में पैसा भरने में लग गए। मतलब यह व्यवस्था जो है बुरी तरह से असफल साबित हुई। अगर हम लोग इसके इतिहास पर थोड़ा सा चर्चा करें तो इस व्यवस्था का जो प्रायोगिक तौर पर जो शुरुआत किया गया था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में किया गया था। हम लोग कॉर्नवालिस के समय में देखे थे स्थायी बंदोबस्ती, बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही हुआ था, जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम आया था। एक आया था टॉमस मुनरो और एक आया था एल्फिस्टन। लेकिन जब हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था देखते हैं तो यहाँ पर भी दो व्यक्ति का नाम याद रखना है। एक लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, और ये जो किस प्रांत के लिए लागू हुआ था, तो यह जो है मध्य प्रांत, यूपी का जो है उत्तर प्रदेश का जो आगरा क्षेत्र था वहां के लिए, और पंजाब के लिए करीब करीब 30% ऑफ लैंड, मतलब
मतलब 19% स्थायी बंदोबस्ती, आपको 51% रैयतवाड़ी व्यवस्था और करीब करीब 30% जो है वो महलवाड़ी व्यवस्था के रूप में हुआ। 1822 ईस्वी में एक रेगुलेशन आता है, रेगुलेशन 7, उसके तहत जो है इसको कानूनी स्वरूप दे दिया गया। बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है महलवाड़ी व्यवस्था को और थोड़ा सा सुदृढ़ रूप दिया और प्रभावी बनाया इसको, और 1833 ईस्वी में मतलब करीब करीब 11 साल के बाद रेगुलेशन 9 लाया, जिसके जरिए जो है लगान को जो है फिक्स किया गया। पहले था क्या कि लगान अनिश्चित था, पैसा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के पॉकेट में जा रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस चीज को नोट किया और लगान के दर को फिक्स कर दिया, किसान का जान थोड़ा बचा। देखिए, एक और चीज है कि इसी व्यवस्था के तहत जो है इस व्यवस्था में जो है मानचित्र पर जमीन को दिखाया गया, मतलब मानचित्र और पंजी तैयार किया गया, और मानचित्र और पंजी जो तैयार किया गया था वो मार्टिन बर्ड नाम का एक व्यक्ति था, उसके देखरेख में किया गया था। तो ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मार्टिन बर्ड। ये जो मार्टिन बर्ड था ये अलग टाइप का बर्ड था। इनको जो है उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। तो तीनों व्यवस्थाओं को हमने देखा। मुख्य कंक्लूजन पे पहुंचते हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेज द्वारा जो है भारत में भू राजस्व वसूलने के लिए विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया, विभिन्न भू व्यवस्था को अपनाया गया। इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लागू किया गया, किंतु इन प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का सबसे जो मूल उद्देश्य था वो था ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को पूरा करना और अधिक से अधिक भू राजस्व को हड़पना, ताकि जो है अपने आय में वृद्धि की जा सके। इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे भारतीय किसान वर्ग कंगाल हो गए, भारतीय खेती जो है कृषि जो है वो बर्बाद हो गई। तो हमने देखा भू राजस्व व्यवस्था जो ब्रिटिश काल में लागू हुआ था अलग अलग समय पर। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। धन्यवाद बहुत बहुत।